नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आज हमारे साथ बिहार तक के स्टूडियो में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के करीबी और आरएलएम के प्रवक्ता नितिन भारती जी। स्वागत है बिहार तक पर आपका। तो बिल्कुल खास मकसद से उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नितिन भारती जी ने दिल्ली का रुख किया है, क्योंकि 5 तारीख को शपथ ग्रहण है उपेंद्र कुशवाहा जी का। राज्यसभा के सांसद वो बनने वाले हैं। छोटा रिचार्ज हुआ है। सबसे पहले तो बधाई, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपने जो टर्म यूज़ किया है वो शायद आरजेडी वालों को ज़्यादा पसंद आता है, इस तरह का टर्म। और मेरे ख्याल से आरजेडी की जो मानसिकता है उस हिसाब से ये वर्ड सूट भी करता है। मैंने कई प्रवक्ताओं को भी कहते हुए सुना कि झुंझुना पकड़ा दिया गया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान ने कुछ नियम कानून बनाए हैं जी। और उसी के तहत राज्यसभा की सदस्यता रखने वाले किसी व्यक्ति ने यदि बीच में त्यागपत्र दे दिया हो तो बचे हुए अवधि के लिए उनका चुनाव होना यह एक संवैधानिक प्रक्रिया का पार्ट है। तो यदि वो इसको झुंझुना, लॉलीपॉप इस तरह की संज्ञा देते हैं तो ये सीधे सीधे संविधान का अपमान करते हैं। और लाल कलर के संविधान को हवा में झुलाने वाले इन तमाम लोगों को मैं ये हिदायत देता हूं कि कम से कम किसी व्यक्ति की इज्जत करें न करें, संविधान के नाम पर चुनाव लड़ने वालों को संविधान की तो इज्जत कम से कम करनी चाहिए। चलिए ठीक है। 2 थाली थी बीजेपी के पास, एक में 3/4 खाना था, एक में 1/3 खाना था। तो 1/3 खाना जो उपेंद्र कुशवाहा को कम खाना मिला, कम छोटा कार्यकाल मिला है, इसको संविधान से अगर हम ना जोड़ें, और वैसे क्या रीजन लगता है, क्या कमी रह गई उपेंद्र कुशवाहा में? 4 साल वाला कार्यकाल क्यों नहीं मिला? देखिए, बात यह है कि दो में से किसी एक को तो यह मिलना ही था। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी बात ये जो पूरा चुनाव है, अगर आप उसका एक असेसमेंट करेंगे तो इस चुनाव का आधार क्या है? आधार ये है कि ये इस राज्यसभा चुनाव करते हैं एमएलएज। हमारी पार्टी के कितने एमएलए हैं आज? इसके बावजूद भी गठबंधन ने उपेंद्र कुशवाहा जैसी शख्सियत के महत्व को समझते हुए यदि कोई मौका दिया है तो हमने उसी तरह से हर्ष से इसको स्वीकार किया है। तो इसमें इसको वो तमाम लोग जिनको आज इस एक पद तो आरजेडी वालों का होना चाहिए था, वो तो सरकार में थे थोड़े दिनों पहले, लेकिन अपने कुकर्मों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने आरजेडी को सरकार से बाहर कर दिया। अब समस्या उनकी ये है कि वो तो शून्य पे खड़े हो गए। नहीं, अभी आपने वर्ड यूज किया कि कुकर्मों की वजह से सरकार से निकाल दिया। जब बीजेपी को छोड़ के गए थे तब बीजेपी ने क्या कुकर्म किया था? उससे और उपेंद्र कुशवाहा की जब जब जेडीयू से विदाई होती है, वो छोड़ते हैं या साइडलाइन हो जाते हैं या हाशिए पर चले जाते हैं, तब वो क्या क्या कुकर्म करते हैं, ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, कुकर्म का जो मैंने वर्ड यूज किया वो मेरा वर्ड नहीं है। सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं, ये माननीय मुख्यमंत्री का दिया हुआ वर्ड है और ये उस आधार पर है जब विभिन्न विभागों में जांच चल रही है और कई खबरें छनती हुई आती हैं, आप तक भी पहुंचती हैं। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं और बड़ा चैनल है, बिहार के तमाम खबरों को कवर करती हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद जब और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो मुख्यमंत्री जी की बात स्पष्ट होगी कि किस आधार पर। और क्योंकि आरजेडी अपने भ्रष्ट इतिहास से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। जिस आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में रहकर पार्टी चलाने की क्षमता रखते हों, उससे और कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग उनकी बात का नोटिस भी नहीं लेते। अब वो उस स्थिति में है भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन से के दौर से गुजर रही है वो पार्टी। ठीक है, आरजेडी को कटघरे में खड़ा करके अगर सवालों से बच जाने में आपको कन्वीनियंट लगता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है तब हमेशा एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा कॉम्प्रोमाइज करते क्यों दिखते? काराकाट सीट में पवन सिंह को खड़ा करके उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि राज्यसभा जाने की बात हुई तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज उपेंद्र कुशवाहा को ही करना पड़ रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मुझे आधा ग्लास खाली दिखाई दे रहा है, आपको आधा ग्लास भरा दिखाई दे रहा है। फुल ग्लास रहता तो मजा अलग होता, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कई चैनलों पर और संभवतः आपके साथ भी विमर्श में और डिबेट्स वगैरह में मैंने ये बात कही है कि दो गठबंधन अभी मूर्त रूप में है, एक एनडीए और एक इंडिया। और इन दोनों गठबंधनों में जो मूलभूत अंतर है वो यही त्याग का अंतर है। त्याग के आधार पर ही यह गठबंधन है एनडीए। आप याद कीजिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा और कितनी सीटों पर वो जीती थी। 19 का की याद कीजिए और अब 24 की याद कीजिए। हर एक पार्टी ने त्याग किया है और जब तक गठबंधन में त्याग की भावना नहीं रहती है तब तक यह गठबंधन मजबूती
पकड़ता ही नहीं है। सारी पार्टियों ने जीती हुई सीट्स को छोड़कर, आप ये देखिए ना, इस बार भी काराकाट की बात करते हैं, जदयू के सिटिंग एमपी थे, इसके बाद भी वो सीट हम लोगों को दी गई। तो यह जो गठबंधन है वो एक दूसरे के सम्मान के आधार पर बना गठबंधन है, और दूसरे गठबंधन में जो मतफुटअव्वल हो रही है वो भी सबके सामने है। ठीक है, ठीक है। जब भी त्याग करने की बात आती है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम बीजेपी की तरफ से आगे कर दिया जाता है और फिर कहते हैं कि भाई कुशवाहा वोटर हमारे साथ नहीं है, नाराज हो जाते हैं। तो यही तो दिक्कत है, शायद कारण यही है, इसलिए कुशवाहा नाराज तो नहीं चल रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, देखिए, कुशवाहा नाराज है, ये एक तरह का भ्रम फैलाया जाता है उन नहीं, लोगों आपने को। एनालिसिस नहीं किया नहीं, क्या? मैंने एनालिसिस किया और मैं उसका माकूल जवाब भी देने के लिए तैयार हूं आपको। ये तीसरा चुनाव है जब एनडीए ने 30 या 30 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की, और अगर कोई यह मुझे बतलाना चाहता है कि कुशवाहा समाज के वोट के बिना यह संभव है, तो मैं उनके राजनीतिक विवेक पर कोई प्रश्न करना नहीं चाहता। वो जनता समझती है अच्छी तरह से। तो यह भ्रम पैदा किया जाता नहीं जाता है। नहीं, भ्रम भ्रम छोड़िए ना, नंबर्स पे बात करते हैं। आप तो अच्छा एनालिसिस करते हैं और थिंक टैंक भी माने जाते हैं, आप आरएलएम के चीजों पे वहां नजर रखते हैं आप। तो कुशवाहा वोटर्स में नाराजगी, नोबडी कैन डिनाई दैट। लच्छेदार बातों से हम इनको इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर नहीं नहीं, सकते। देखिए, नाराजगी होना और उस नाराजगी के बाद किसी गठबंधन के प्रति बेरुख हो जाना, ये दोनों दो बात होती है। नाराजगी परिवार के अंदर भी हो सकती है, कुछ विषय पर नाराजगी संभव है, हर किसी के मन में ये बात आ सकती है कि कोई एक बात पसंद आए या ना आ जाए। लेकिन यह जो गढ़ने की कोशिश होती है कि अलग हो गए लोग, 7-7 लोग तो खड़े किए गए थे कुशवाहा समाज के इंडिया गठबंधन की तरफ से, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग? तो वोट तो काट लिया ना सर, देखिए, वोट काटना यह तो कोई तय नहीं कर सकता वोट ना भी कि। काटा और सीट भी काटा। देखिए, 19 से कंपेयर करके मैं, देखिए हाँ, तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिस्थिति 2024 में बनी, मैंने बार बार ये कहा, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करके इंडिया गठबंधन ने जिस तरह की राजनीति इस बार की है, वह किसी भी परिपक्व राजनीतिक दल के लिए शोभा की बात नहीं है। केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लीजिए, हर जगह भ्रम की राजनीति इन लोगों ने की है। और इस भ्रम की राजनीति में जो समाज का निचला तबका है, जो रोज जीने के लिए रोटी इकट्ठा करता है और खाता है, उसके मन में जिस तरह का डर इन लोगों ने पैदा किया है, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है क्या? और संविधान का इस तरह से दुरुपयोग, संविधान को की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, जिसमें जो सबसे बड़ी प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं इस देश की, और कांग्रेस जिन पर नाज करती है, इंदिरा गांधी, उन्होंने संविधान की 50 बार धज्जियां उड़ाई आर्टिकल 356 का यूज करके। कभी इनके विषय में तो बात नहीं होती 2019 में वो बात याद नहीं थी कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि राजनीतिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, और राजनीतिक प्रयोग करना हर दल का अधिकार भी है, और वह प्रयोग कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, और हर नए कदम से आपको कुछ सीख भी मिलती है। तो आज हम जिस परिस्थिति में हैं, वो पुरानी तमाम चीज़ों के आधार पर कुछ सीख कर ही इस परिस्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अप्रोच क्या है, आपका मोटिव क्या है, और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी और मेरे नेता का अप्रोच बिहार का विकास है और बिहार को बेहतर बिहार बनाने का संकल्प है। हम लोग उसी के आधार पर चलिए काम ठीक करते हैं। है, तो अभी तो राज्यसभा जा रहे उपेंद्र कुशवाहा, शपथ ग्रहण भी होगा, उसके बाद माना जा रहा है कि कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कवायद तो नहीं है ये? सबसे पहले आपके मुंह में घी शक्कर, जो हमारे बिहार में बोला जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी स्टेटमेंट से एक राजनीतिक दल के रूप में, मेरे एक कार्यकर्ता के रूप में, मेरी तो बहुत इच्छा है कि ये कल हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये प्रेरोगेटिव्स पूरा प्राइम मिनिस्टर का है, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, और गठबंधन में इस तरह का कोई निर्णय होता है तो हम इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करेंगे। और तमाम समाज का वो वर्ग, बिहार का वो समाज जो लगातार यह उम्मीद लगाए बैठा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के महत्व को जिस तरह से एनडीए समझती है, उनको और बेहतर स्थान मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब प्रधानमंत्री जी के क्षेत्राधिकार का विषय है, इसलिए मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, लगता है कि काराकाट में जो हुआ उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से पेशेंस रखा, अब फल धीरे धीरे मिल रहा है? देखिए, काराकाट का जो विश्लेषण है वो हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से जरूर किया है। दिक्कत यह है कि कोई खुलकर इस विषय को बोलता नहीं है, और हम लोगों ने पहले दिन से ये बात कहा है कि काराकाट केवल काराकाट तक सीमित नहीं रहा, शाहाबाद से लेकर भोजपुर, आरा से लेकर और पाटलिपुत्रा तक इस पूरे चीज़ों का इम्पैक्ट रहा है, और उसका समेकित विश्लेषण किया गया। और हम लोगों ने भी अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट जो हमारे कार्यकर्ताओं ने
ग्रास रूट लेवल से इकट्ठा करके दी थी। 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारा प्रदेश स्तर पर हुआ और हम लोगों ने एनडीए के बड़े शीर्षस्थ नेतृत्व को वो रिपोर्ट सौंपी, तो उससे सारी चीज़ें स्पष्ट भी हुई और उसके आधार पर यदि कोई विश्लेषण हुआ है तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। पेशेंस का फल मिला कि आप लोगों ने तसल्ली रखी, कोई भी बात पार्टी लाइन से, गठबंधन लाइन से अलग नहीं कही, तो आगे चलकर एक मैसेज भी जो तुरंत विचलित हो जाते हैं, गठबंधन के अंदर कुछ दल है नहीं मिला तुरंत विचलित हो जाते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज भी रहा कि अगर पेशेंस रखते हैं तो धीरे धीरे होता है सब ठीक। देखिए एक्चुअली क्या है कि गठबंधन धर्म होता यही है और मुझे याद है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एनडीए को बड़ी खूबसूरती से 5 साल चलाया तो उन्होंने सिखाया कि गठबंधन कैसे किया जाता है और गठबंधन में एक दूसरे दल का जो सम्मान है वो परंपरा वहाँ से शुरू हुई और जिसकी सीख फिर बाद में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारों ने संभवतः लिया और आज जब वो स्थिति नहीं है तो उसका परिणाम ये है कि 99 पर भी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार नॉमिनेशन के वक्त पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, तस्वीर बड़ी अच्छी लगी थी, तो पुराने मनमुटाव खत्म हो गए फिर से, बड़े भाई छोटे भाई? देखिए राजनीति में विचारों का ये आदान प्रदान होना, मतभेद होना, ये एक अलग विषय होता है, लेकिन जब आप यह निर्णय करते हैं कि हम लोगों को एक रास्ते पे चलना है तो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को आपको पीछे रखना पड़ता है, नहीं तो आप चलेंगे कैसे। तो ये तो खुशी की बात है कि बिहार के राजनीति के पूरे मानचित्र को यदि आप देखें तो कर्पूरी जी के पूरे राजनीतिक विमर्श के साथ जिन 4-5 लोगों का नाम जुड़ता है उसमें से नीतीश जी भी हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं और मुझे लगता है कि इन नेताओं का साथ आना और एक दिशा में एक साथ मिलकर सोचना बिहार के लिए बेहतर संदेश देता है। इसलिए ठीक है, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पेशेंस का फल मिला है उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये जरा बताइए कि ये पेशेंस वाला पार्ट उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान को कब पढ़ाएंगे? लगातार एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, सब ठीक है? अब देखिए चिराग पासवान जी के विषय में कोई कमेंट करना, चूँकि एक अलग दल है, उनका किस मुद्दे पर क्या उनकी सोच है और किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, ये उनकी अपनी स्वतंत्रता होती है और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी भी एक मैच्योर्ड लीडर हैं और जिस तरह से पिछले दिनों वो उभरे हैं और लोगों का विश्वास उन्होंने हासिल किया है, उनको 5 सीटें मिली, 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, तो जनता के समर्थन के साथ यदि कोई नेता सामने उभर कर आता है तो ये तो स्वतंत्रता उनकी होगी ना, किसी विषय पर वो अपनी बात रख सकें। और इस एनडीए की खूबसूरती भी यही है, आप ये देखें कि किसी को कोई इस तरह की बंदिश नहीं है कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप वैसा नहीं कह सकते। यही असली लोकतंत्र है जहां विमर्श पर कोई पाबंदी ना हो, लोग एक दूसरे की बात सुने, समझें और एक दूसरे का सम्मान भी करें। तो मुझे लगता है कि ये तो बेहतर स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा अभी तेजस्वी यादव की आभार यात्रा शुरू होने वाली है और जैसे ही यात्रा शुरू होगी 2 लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, यात्रा में तेजस्वी यादव और मेरे डिबेट में आप, मुरट्ठा 2 लोग बांधेंगे, यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और डिबेट में आप इशारा से जो है मतलब अच्छा देखिए, मुरट्ठा बांधते दिखेंगे। आपका ये सवाल बहुत जायज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारे नेशनल चैनल्स के विश्लेषण में, जिसमें आपका भी चैनल है और आपके जो बड़े चैनल हैं आज तक, उसमें भी मैंने सुना, इस विषय को प्रमुखता से उठाया गया और मुझे खुशी है कि सबसे पहले आपके चैनल पर मैंने इस विषय को उठाया था। पूरे डिबेट्स को मैंने देखा है और आज आप देखिए कि जिस तरह का डर का माहौल इसकी वजह से पैदा हुआ, आज तेजस्वी जी को भी इसका सबसे ज़्यादा अफसोस होना चाहिए अगर सचमुच वो राजनीति का विश्लेषण कर रहे हो तो और उन तक फीडबैक पहुंचा हो तो। और मुझे उम्मीद है कि आगे इस तरह की हरकत वो करेंगे नहीं। लाठी में तेल पिलाने वाले 90s की राजनीति का समय खत्म हो चुका। नई राजनीति नए सोच के साथ हो, जिसमें सद्भाव हो, एक दूसरे का सम्मान हो, समाज में कैसे समरसता है इस पर बात हो, एक दूसरे को लड़ाकर जाति के आधार पर जैसा शाहाबाद के क्षेत्र में और सारण के क्षेत्र में इन लोगों ने किया है, ये सामाजिक अपराध है आरजेडी की तरफ से और मैं मजबूती से इसका विरोध करता हूं। जिस तरह से कुशवाहा और राजपूत समाज को शाहाबाद के क्षेत्र में लड़ाया गया और सारण में जिस तरह से राजपूत और यादव समाज को लड़ाया गया, अपने ही एक कार्यकर्ता की बलि चढ़ाकर उसकी लाश पर, उसके खून पर राजनीति इन लोगों ने की, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। चलिए बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव सर पर है, राज्यसभा तो उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, विधानसभा में भी कुछ सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आएगी। लग रहा है कि पार्टी में अब दूसरों को भी देने का कुछ मौका मिलेगा। देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी जिस समय लोकसभा चुनाव में सीट का जो भी बंटवारा हुआ, अगर
10 सीटें भी हम लोगों को मिली होती, 12 सीटों पर भी हम लोग अगर चुनाव लड़े होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता, उस समय भी बेहतर होता। उदाहरण के रूप में हमारी उस पार्टी समय भी से बेहतर होता कहाँ? उस नहीं, समय ही नहीं, हो मैं सकता है बेहतर होता। इस नहीं, बार कहाँ हुआ? एक सीट में कहाँ परफॉर्मेंस नहीं अच्छा वो हुआ? उसकी एक अलग कहानी है, और चूंकि ये इस तरह का विषय है जो बहुत भी नहीं यूज कर सकते, मैं मैं बस इतना कहना चाह रही मैं हूँ। सुधार कर लेता हूँ इसको। मेरा केवल इतना कहना है कि अ, हम दल के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे पास लोगों की कमी नहीं है जो चुनाव में जा सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम, हमारे ही दल के एक कार्यकर्ता ने दूसरे दल से उनको टिकट मिला और वो आज राज्यसभा का लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने जीत दर्ज की और दूसरे सदस्य ने निर्दलीय प्रत्याशी होकर हजारों वोट हासिल कर लिए। तो ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता भी है और साथ में अगर संगठन जुड़ता है तो जीत पक्की हो जाती है। तो हमारे पास चुनाव लड़ने वाले, जीतने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। अब जिस भी तरह की परिस्थिति सामने आएगी और गठबंधन में जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग आगे चुनाव को फेस करेंगे। ठीक है, जो युवा नेता है, चाहे चिराग हो, तेजस्वी हो, दोनों कहते हैं कि बिहार जो है वो सबसे निचले पायदान पे है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी हम देखते हैं कि चाहे बेरोजगारी का मामला हो, पलायन का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बाढ़ की स्थिति, सब में बिहार की बुरी हालत है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी लंबे समय से बिहार की सियासत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बड़े मौकों पर बड़ी भूमिका भी उनको दी है। लग रहा है कि बिहार को बदलने के लिए अब उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बड़ा करना होगा। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीतिक यात्रा है उसमें जो प्राथमिकता से जिस विषय को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया है वो शिक्षा का विषय है। और शिक्षा के मामले पर जिस तरीके से इन्होंने 2019 में 25 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी थी, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज अधिकतर उनकी मांग जो उन्होंने सामने रखी थी अक्षरशः उसका पालन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके उसके हिसाब से हो रहा है। हालांकि आप जब सरकार के सारे नियम, जो सारी योजनाएं उनकी बन रही हैं या जो शिक्षा विभाग ने जो बदलाव अभी किए हैं, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ऑलरेडी उस 25 सूत्री मांग में शामिल था। तो जो अप्रोच डायरेक्शन जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का शिक्षा के क्षेत्र में था उस पर एक बेहतर काम हुआ है, उससे थोड़ा एक कदम हम लोग आगे बढ़े हैं। जहाँ तक बिहार के अंडर डेवलप्ड होने की बात है तो इसका एक इतिहास है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से लगातार केंद्र में एक सरकार और राज्य में दूसरी सरकार वाली स्थिति बिहार के साथ बनती रही, तो कहीं ना कहीं इसकी एक परेशानी, राजनीतिक परेशानी रही। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस समय सशक्त सरकार थी यूपीए की और सशक्त सरकार थी यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनकी धर्मपत्नी की, उस समय भी ये लोग कुछ कर नहीं पाए। उस समय भी तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। और नहीं, देखिए अब तो ये हुआ कि आपको वो अंतर दिखाई देता है। आप 2005 के बाद की जो परिस्थितियां बिहार में बदली हैं उसको यदि कोई देखना ना चाहे तो फिर उनके विवेक पर मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम लोग विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। तो आगे क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से जिस तरह विकास के विभिन्न पैमानों पर पीछे रह चुका है उसके लिए हमें दुगनी गति से काम करने की ज़रूरत है। और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तो काम चल ही रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ कैसे हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज हो, और युवा वर्ग में जो रोज़गार को लेकर जो ये बज़ क्रिएट हुआ है उसको हम कैसे एड्रेस करें, इसकी ओर। और मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, उसी हिसाब से योजनाएं आ रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि 12 लाख रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें, स्कीम है। और जब मैंने पहले भी आपके डिबेट में मैंने बताया है कि किस तरह से बिहार विकास मिशन और 7 निश्चय योजनाओं के माध्यम से इस पर फोकस किया गया है, कैसे युवाओं को बेहतर उनके भविष्य को लेकर कैसे प्रशिक्षण से जो रिलेटेड काम हो या उनके लिए उद्योग विभाग के माध्यम से सब्सिडी अवेलेबल कराने की बात हो या पशुपालन विभाग के माध्यम से हो, कई तरह की योजनाएं हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है इस विकास की यात्रा में दुगनी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे और विकास को बिहार को एक बेहतर कल की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए, तो बिहार तक से खास बातचीत के लिए नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है, शपथ लेने वाले हैं और उम्मीद यही कि अब जो उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल होगा वो उनके लिए अच्छा रहे और आगे उनकी राजनीति के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे दर्शकों से ये कि बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ।